हेलो गाइस, हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल RSL एडुलाइन में। बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज का यह चैप्टर 13 है, जिसमें हम यूज़ ऑफ देयर पढ़ेंगे। देयर का यूज़ किस तरीके से किया जाता है, इसको हम डिटेल में देखेंगे। A to Z इंग्लिश की जो सीरीज़ है, बेसिक इंग्लिश ग्रामर सीरीज़ है, वह A to Z 1 से शुरू हुई है, तो वह ज़रूर देखिए। सभी परीक्षाओं की तैयारी, ग्रामेटिकल उपयोग और स्पीकिंग इंग्लिश के लिए यह वीडियो आपके लिए विशेष है, इसलिए अंत तक ज़रूर देखिए। तो आइए शुरू करते हैं। here we go now। टुडेज प्रोवर्ब, आज की कहावत। प्रोवर्ब मीन्स कहावत होती है। आज की कहावत क्या है? आई थिंक दैट योर डेज आर नंबर्ड। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए। हम कब बोलते हैं? जब कोई अति करता है या किसी काम को इतना ज़्यादा कर लेता है, इतना ज़्यादा करता है कि वह लाइफ, उसकी लाइफ जो होती है वो समाप्त होने की कगार पे होती है। तो उस समय हम बोल सकते हैं आई थिंक दैट योर डेज आर नंबर। मुझे लगता है तुम्हारे दिन पूरे हो गए, मतलब तुम्हारा जो घड़ा है वो पूर्णतः भर चुका है। जैसे रावण का है ना, तो रावण अति करता गया करता गया करता गया, और एक दिन कैसा हुआ कि उसके दिन पूरे हो गए। उसका पूरा जो पापों का घड़ा था वो भर गया। तो हम इस तरह की कंडीशन में हम बोल सकते हैं आई थिंक दैट योर डेज आर नंबर्ड। मुझे लगता है कि तुम्हारे दिन पूरे हो गए हैं। इट इज़ अ कहावत, यह कहावत है। टुडेज कन्वर्सेशन, आज का कन्वर्सेशन क्या है? माई गॉस, अरे बाप रे। हम बोलते हैं अरे बाप रे क्या हो गया है। ओ माई गॉस व्हाट हैपेंड। तो अरे बाप रे के लिए हम माई गॉस का यूज करते हैं। तो इन प्रोवर्ब को जरूर रिपीट करिएगा। अब हम चैप्टर 13 देयर, देयर का यूज हम देखते हैं। बहुत ध्यान से आपको यहाँ समझने की जरूरत है। यूज फर्स्ट, वे वाक्य जिनमें कर्ता नहीं होता, सब्जेक्ट नहीं होता। इंग्लिश के ऐसे वाक्य जिनमें कर्ता नहीं होता, या हिंदी के ऐसे वाक्य जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता, उन्हें देयर से प्रारंभ करते हैं। अब कैसे आप समझेंगे, उसके लिए हमने एग्जाम्पल लिया है। मेरे घर के सामने एक सड़क है। मेरे घर के सामने एक सड़क है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो इसको हम कैसे बनाएंगे? देयर इज अ रोड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। देयर इज अ रोड इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। मेरे घर के सामने एक सड़क है, तो देयर से शुरू हुआ है। अब इसमें इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि इस वाक्य में देयर का कोई मतलब नहीं है, मतलब देयर अर्थविहीन है। सेकंड, जब हिंदी वाक्य में जगह का नाम पहले हो तो सेंटेंस देयर से बनता है। जगह का नाम पहले, तो आइए हम एग्जाम्पल देखते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल का जो फर्स्ट सेंटेंस है, शेर जंगल में है, तो शेर आया है इसमें, तो शेर तो क्या है? सब्जेक्ट है। तो हम डायरेक्ट बनाएंगे इसको द लॉयन इज इन द फॉरेस्ट। शेर जंगल में है। लेकिन सेकंड में देखिए, जंगल में शेर है। अब इस सेंटेंस में क्या हो रहा है? जगह का नाम पहले आ रहा, जंगल में शेर है, तो यह जो सेंटेंस है वो किससे बनेगा? देयर से बनेगा। देयर इज अ लॉयन इन द फॉरेस्ट। ओके, समझ में आ गया होगा। नोट, इन वाक्यों में देयर जो है अर्थविहीन होता है, मतलब देयर का कोई अर्थ नहीं निकलता। लेकिन देयर का जो हिंदी मीनिंग होता है वहाँ, लेकिन वो उसका यूज अलग होता है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल, यू वर देयर एस्टरडे, कल आप वहाँ थे। या
मैं बोलूँ आपसे आई एम हियर, मैं यहाँ हूँ, एंड यू आर देयर, आप वहाँ हैं, तो इस तरीके से देयर का जो मीनिंग वहाँ होता है। लेकिन जब वो सेंटेंस से स्टार्ट होता है या सेंटेंस में इस तरीके से यूज होता है जो हमने ऊपर वाले सेंटेंसों में देखा है, तो उसका कोई भी अर्थ नहीं होता या अर्थविहीन होता है। स्ट्रक्चर, अब इसके सेंटेंस जो होते हैं उनकी रचना कैसे करना है आपको, हाउ टू मेक द सेंटेंस ऑफ देयर। तो सबसे पहले देयर होगा, फिर बी का रूप मतलब हेल्पिंग वर्ब्स होगी, बी का रूप हेल्पिंग वर्ब्स मतलब कोई भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हो सकती है, फिर आपका एडजेक्टिव होगी विशेषण, फिर आपका नाउन संज्ञा होगी। अदर सेंटेंस भी, अदर शब्द जो हैं, वर्ड्स जो हैं इस सेंटेंस में हो सकते हैं। तो इसमें हम उदाहरण देखते हैं। एक साल में 365 दिन होते हैं, इसमें भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी कर्ता नहीं है, तो देयर से बनेगा। देयर आर 335 डेज इन अ ईयर। अब यहाँ आर का यूज किया है क्योंकि प्रेजेंट में है, तो आर के प्लेस पर आप इज एम आर, ही इज एम आर, वॉज वर, सेल बी, विल बी, हैज हैव सब का यूज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू टेंस। तो हमने यहाँ आर का यूज किया है, तो आर यहाँ आपको देखना है कि नाउन के अकॉर्डिंग इसमें हेल्पिंग वर्ब और टेंस के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब का यूज किया जाएगा। सेंटेंस, इस सेंटेंस में देयर का यूज हुआ है, आर हेल्पिंग वर्ब है, सहायक क्रिया है, और 365 एडजेक्टिव है, विशेषण है, और डेज नाउन या संज्ञा है। नोट, हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया का प्रयोग टेंस, काल के एवं वाक्यों में नाउन संज्ञा के अनुसार प्रयोग किया जाएगा। इसका आपको ध्यान रखना है कि इसमें किस टेंस में बन रहा है उसके अनुसार, और उसके बाद इसमें नाउन प्लूरल है या सिंगुलर है उसके अनुसार आपको हेल्पिंग वर्ब पुट करना है। देयर के वाक्य सभी टेंसेस कालों में बनते हैं, तो इसका आपको ध्यान देना है। इसमें यह डिपेंड नहीं करता कि किस टेंस का है, सभी टेंसों में बनेगा। इस पर मैटर यह करता है कि ऐसे सेंटेंस जिनमें सब्जेक्ट नहीं होता वो देयर से बनते हैं। कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म जो है हेल्पिंग वर्ब का, जो और नाउन हेल्पिंग वर्ब और नॉट को मिलाकर जो हम शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं वो यहाँ पर दिया है। वैसे तो लगभग देयर के जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं नो से बनते हैं, लेकिन आप नॉट का भी यूज कर सकते हैं। डू प्लस नॉट डोंट, एम प्लस नॉट एंड, डज प्लस नॉट डजेंट, इज प्लस नॉट इजेंट, डिड प्लस नॉट डिडेंट, आर प्लस नॉट आरेंट, हैव प्लस नॉट हैवेंट, हैज प्लस नॉट हैजेंट, हैड प्लस नॉट हैडंट, सेल प्लस नॉट सॉन्ट, बिल प्लस नॉट बॉन्ट, बॉस प्लस नॉट बॉजेंट, वर प्लस नॉट वारेंट। यह जो शॉर्ट फॉर्म दिए हैं कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म हेल्पिंग वर्ब के, ये सभी टेंसों के लिए यूज हैं, यूजेबल हैं। अब आपको रिमेंबर, आई के साथ में प्रेजेंट में एम, पास्ट में वॉज, और फ्यूचर में सेल बी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। फिर आपका आता है ही, सी, इट, नेम, और सिंगुलर के साथ में प्रेजेंट में इज, पास्ट में वॉज, और फ्यूचर में विल बी का यूज होगा। अब आपका आता है वी, यू, दे और प्लूरल। तो प्रेजेंट यदि है तो आर का यूज होगा, बी, यू, दे प्लूरल में। पास्ट है तो वर का यूज होगा, लेकिन यदि फ्यूचर में है तो फ्यूचर में
यू दे प्लूरल के साथ में विल बी का यूज होगा और बी के साथ में शैल बी का यूज किया जाएगा। अब आपका अफर्मेटिव एडजेक्टिव सेंटेंस आता है। स्ट्रक्चर देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन प्लस अदर वर्ड। तो पहला सेंटेंस हमने समझने के लिए प्रेजेंट का लिया है, सेकंड सेंटेंस हमने पास्ट का लिया है और थर्ड सेंटेंस हमने फ्यूचर का लिया है। देयर इज अ बुक शॉप ऑन दैट कॉर्नर, उस कोने पर एक किताब की दुकान है। यहाँ इस हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट की है तो यहाँ हमने है में अंडरलाइन किया है, इसमें किया है। फिर आपका सेकंड सेंटेंस पास्ट है। देयर वॉज अ कर्फ्यू इन सम पार्ट ऑफ द टाउन्स। अब यह सेंटेंस पास्ट का है तो इसमें वॉज का यूज किया है। वॉज जो है पास्ट के हेल्पिंग वर्ब है। कस्बे के कुछ भागों में कर्फ्यू था। वॉज का मीनिंग हिंदी में था होता है। फ्यूचर में देयर विल बी चेंज इन दिस पॉलिसी, इस नीति में कोई परिवर्तन होगा, यह फ्यूचर का है। तो आपको देखना है कि देयर से सेंटेंस तीनों टेंस में प्रेजेंट पास्ट और फ्यूचर में हमने एक एक एग्जाम्पल लिया है और सेंटेंस बनाए हुए हैं। अब देखते हैं हम नेगेटिव। नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर है देयर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नो प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद आपको नो का यूज करना है देयर के सेंटेंस में, लेकिन आप नॉट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो देखिए देयर इज नो अ बुक शॉप ऑन दैट कॉर्नर, उस कोने पर एक किताब की दुकान नहीं है। नेगेटिव नहीं है तो नो का यूज किया है। पास्ट देयर वॉज नो अ कर्फ्यू इन सम पार्ट्स ऑफ द टाउन, कस्बे के कुछ भागों में कर्फ्यू नहीं था। फ्यूचर देयर विल बी नो चेंज दिस पॉलिसी, इस नीति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अब फ्यूचर में देखिए हमने विल बी के बाद नो का यूज किया है और यदि आप नॉट का यूज करेंगे तो विल और बी के बीच में नॉट को पुट करेंगे। इसका आपको ध्यान रखना है यदि आप नॉट से बनाते हैं तो। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्यों आने वाले जो सेंटेंस हैं वो हम देखेंगे कैसे बनते हैं। अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर देयर, फिर एडजेक्टिव, फिर आपका नाउन प्लस अदर आएगा। इज देयर अ बुक शॉप ऑन दैट कॉर्नर, क्या उस कोने पर एक किताब की दुकान है। तो इसमें क्वेश्चन किया गया है इंट्रोगेटिव से, आंसर देना है। तो इसके हमारे जो पहले वीडियो हैं हमने उनमें बताया है कि किस तरीके से इंट्रोगेटिव से जब सेंटेंस रहता है या क्वेश्चन किया जाता है तो आंसर कैसे देना है। तो पहले वाले जो हमारे वीडियो हैं उनको भी ज़रूर देखिएगा। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आने वाले समय में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी इंग्लिश से रिलेटेड मैं प्रोवाइड आपको करवाऊँगा। तो अब हम देखते हैं इज देयर अ बुक शॉप ऑन दैट कॉर्नर, क्या उस कोने पर एक किताब की दुकान है। यदि है तो आंसर आएगा यस देयर इज अ बुक शॉप ऑन दैट कॉर्नर, हाँ उस कोने पर एक किताब की दुकान है। और नहीं तो नो देयर इज नो बुक शॉप ऑन दैट कॉर्नर, नहीं उस कोने पर एक किताब की दुकान नहीं है। वॉज देयर अ कर्फ्यू इन सम पार्ट ऑफ द टाउन, क्या कस्बे के कुछ भागों में कर्फ्यू था। यदि है तो अपन बोलेंगे यस देयर वॉज अ कर्फ्यू इन सम पार्ट्स ऑफ द टाउन, और नहीं है तो नो देयर वॉज नो अ कर्फ्यू इन सम पार्ट्स ऑफ द टाउन। अब आपका फ्यूचर विल देयर बी चेंज इन दिस पॉलिसी, क्या इस नीति में कोई परिवर्तन होगा। यदि होगा तो क्या बोलेंगे हम यस विल बी चेंज इन दिस पॉलिसी, हाँ इस पॉलिसी में कोई परिवर्तन होगा। यदि नहीं तो नो देयर विल नो चेंज इन दिस पॉलिसी, नहीं
इस पॉलिसी में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इंट्रोगेटिव से जब हम सेंटेंस से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर यस में अफर्मेटिव से जाता है और नो से यदि है तो नेगेटिव से जाता है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव में क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले, देयर के बाद नो लग जाएगा, पूरा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। प्रेजेंट में इज देयर नो अ बुक्स ऑफ ऑन दैट कॉर्नर, क्या उस कोने पर एक किताब की दुकान नहीं है। यहाँ इज आगे है तो क्या हो गया और नो है तो नहीं। वॉज देयर नो अ कर्फ्यू इन सम पार्ट्स ऑफ द टाउन, क्या कस्बे के कुछ भागों में कर्फ्यू नहीं था। फ्यूचर, विल देयर नो वी चेंज इन दिस पॉलिसी, क्या इस नीति में कोई परिवर्तन होगा। तो यस, वैसे ही इसका आंसर जाएगा, है ना। अब हम देखते हैं WH सेंटेंस या फ्रेम क्वेश्चन। फ्रेम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं देयर के, तो सबसे पहले WH वर्ड आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर देयर, फिर पूरा जो स्ट्रक्चर है सेम रहेगा। देयर इज ए, वेयर इज देयर अ बुक्स ऑफ, किताब की दुकान कहाँ है आपको बताना है, तो इसका आंसर वही होगा, देयर इज अ बुक्स ऑफ दैट कॉर्नर, या फ्रंट ऑफ द माई हाउस, या बी साइड ऑफ मॉल, कुछ भी आप बोल सकते हैं। वेयर, तो इसका वेयर इज देयर अ बुक्स ऑफ, किताब की दुकान कहाँ है, तो देयर इज अ बुक्स ऑफ इन द कॉर्नर, कोने पर है। When was there a curfew in some part of the town, कस्बे के कुछ भागों में कर्फ्यू कब था, तो आपको टाइम बताना है कब था। अंडरलाइन किया है तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो कब था, तो आंसर क्या होगा, देयर वॉज अ कर्फ्यू इन सम पार्ट्स ऑफ द टाउन एस्टरडे, कस्बे के कुछ भागों में कल कर्फ्यू था। फ्यूचर का जो है क्वेश्चन बनाया, वाई विल देयर बी चेंज इन दिस पॉलिसी, इस नीति में कोई परिवर्तन क्यों होगा, तो रीजन बताना है क्यों होगा, इट्स नीड्स। तो आप इस तरीके से आंसर दे सकते हो। अब आपका होमवर्क आता है, तो A to Z 13 जो है 13 चैप्टर का होमवर्क आपको इसमें दिया गया है। होमवर्क यह आपको A to Z 14 में मिलेगा आने वाले वीडियो में। व्हाट डिड यू लर्न, आपने क्या सीखा। एक राजा था, आपको ट्रांसलेट करना है और कमेंट्स करके बताना है। एक राजा था, सभा में अधिक लोग नहीं थे, चुनाव में 6 उम्मीदवार खड़े हैं, क्या कोई प्रॉब्लम है, दुकान के बाहर बहुत लंबी लाइन थी। तो इनकी आपको ट्रांसलेट करना है इंग्लिश में और सेंटेंस बनाकर बताना है कमेंट्स करके। ओके, अब हमारा आता है आंसर शीट। आंसर शीट ऑफ A to Z 13 नहीं 12 की है ये, सॉरी 12 की। क्या हम मांडू घूमने जा रहे थे, सॉरी क्या हम मांडू घूमने जा रहे हैं, आर वी गोइंग टू विजिट मांडू। छात्र मैदान में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, स्टूडेंट आर गोइंग टू प्ले क्रिकेट इन द ग्राउंड। थर्ड, वह भोजन क्यों बनाने जा रही है, वाई इज सी गोइंग टू कुक फूड। वह लैपटॉप खरीदने नहीं जा रहा है, ही इजेंट गोइंग टू बाय लैपटॉप। फिफ्थ, क्या वे उत्सव मनाने गांव नहीं जा रहे हैं, आरेंट दे गोइंग टू सेलिब्रेट इन द विलेज। तो यह आंसर शीट जो है A to Z 12 की है, सॉरी गोइंग टू का जो हमने चैप्टर पढ़ा था उसकी है, तो इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइए। तो A to Z जो 12 चैप्टर है उसकी आंसर शीट इस 13 में है, तो इसको आप देख लीजिएगा और
यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।